नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा अपने सहयोगी योगेश शर्मा के साथ एक बार फिर हाजिर हूं एनकाउंटर लेकर। आज हमारे साथ एनकाउंटर में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दबंग नेता, जन समस्याओं को उठाने वाले, जन मुद्दों से जुड़ी हुई जब समस्याएं लोगों की होती हैं तो उसे पुरजोर तरीके से सामने लाना, उस समस्या का हल करना इनके आदत में शुमार है। हमारे साथ है राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी। बहुत स्वागत है किरोड़ी जी आपका। धन्यवाद। आपको लेकर सबसे पहला सवाल यही है कि आमागढ़ में जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर आपने मीणा पताका फहराई, उसका मकसद था अपनी सियासी ताकत को वापस पाना, हासिल करना। मीणा पताका नहीं, वहाँ तो सनातनी जो पताका थी जी जो फहराई गई थी जी भगवा ध्वज, उसको एक मीणा नेता ने फाड़ा, तोड़ा, रौंदा, तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। वहाँ आपकी जानकारी में है कि शिवालय था शासक के समय का, उसको तोड़ दिया कुछ लोगों ने। तो वहाँ आने जाने वाले हिंदू भाइयों ने, सभी समाज के लोगों ने उसको निर्माण कर दिया और ये सोच के कि सनातनी परंपरा का भगवा ध्वज वो लगा दिया। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस वालों को कह देते या हिंदू समाज के लोगों को कहते, ध्वज अपने आप ही हट जाता। अब उनको आपत्ति थी कांग्रेस के सत्ताधारी दल के विधायकों को कि वहाँ पताका भगवा ध्वज नहीं फहराया जाए। हमने उनकी इस बात का ख्याल रखा और हमने देखा शासक के समय जो झंडा लगाया जाता था उस ध्वज को हमने फहरा दिया। और आपकी जानकारी में है कि राजस्थान की पुलिस ने ये कहा था कि वो परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। 1000-1200 की पुलिस, अग्नि वर्षा, STF, अश्रु गैस वाले गोले, ड्रोन, पता नहीं क्या क्या उनकी पूरी व्यवस्था थी, वहाँ कोई पहुँच न सके। लेकिन प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के कारण हम वहाँ पहुँचने में सफल हुए और झंडा फहरा दिया। लेकिन किरोड़ी जी, एक और सवाल उठता है क्योंकि विधायक रामकेश मीणा ने ऐसा किया, बहुत एक गलत मैसेज भी जा रहा था, लोग युवा एकजुट हो रहे थे, फिर आप पहुंचते और आपने भी कहा अभी कि गलत मैसेज ना जाए, गलत ना हो, इसलिए आपने ये किया। लेकिन एक वर्ग है जो ये मानता है कि आपने ये इस पूरे घटनाक्रम का क्रेडिट लेने के लिए ऐसा किया। क्या ये आरोप क्रेडिट लेने के लिए नहीं। देखो, रामकेश जी खुद मानते हैं कि हम सनातनी हैं। मैं भी सनातनी हूँ, आप भी सनातनी हूँ, और सनातन परंपराओं की वो भी पालना करते हैं, मैं भी करता हूँ। अब वो रोज गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं। तो हिंदू जाता है, सनातनी जाता है, सनातनी का मतलब हिंदू। तो उन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई। भविष्य में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और उसका एक तरह से पटाक्षेप हो गया। आपकी जानकारी में कि किसी प्रकार के हिंदू मुस्लिम भी नहीं हो, हिंदू हिंदू भी नहीं हो, उसको पूरी तरह से हमने समाप्त कर दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब हम तो वो आमागढ़ में हम झंडा किसने फहराया, फाड़ा किसने, हमारा तो उससे कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन हमको सोशल मीडिया के भाइयों ने बिना बात निशाने पे ले लिया, ये क्यों कुछ नहीं कर रहे, इनको कुछ करना चाहिए, ये करना चाहिए। कुछ चैनल मीडिया वालों को भी टारगेट पे ले लिया। तो बिना बात का भाईचारा खत्म नहीं हो, सद्भावना समरसता बनी रहे, इस दृष्टि से हमने वहाँ पर ध्वज फहराया था। उसमें कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो ऐसा कहा जा रहा है कि RSS के निर्देश मिले आपको, क्योंकि वहाँ जिस तरह हालात पैदा हुए, कांग्रेस विचारधारा के निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने भगवा ध्वज हटा दिया और उसके बाद जो हालात बदले, वो कोई ध्वज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने नहीं लगाया। और ये बात सही है, मैं उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। जिस विचारधारा मेरे दिलो दिमाग में कूट कूट कर भरी हुई है, उस विचारधारा राष्ट्र के विरुद्ध में, समाज के विरुद्ध में, हिंदू के विरुद्ध में, सनातनी परंपराओं का अपमान हो, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ये जहन में आया कि मैं इसका पटाक्षेप कर सकता हूँ, तनाव को कम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने काम किया। एक जोखिम लिया आपने। सोशल मीडिया पे अलग तरह की बात चल रही थी, सोशल पॉपुलैरिटी रामकेश मीणा की बढ़ गई थी। सोशल मीडिया पे तो पॉपुलैरिटी तो कोई नहीं उनकी बढ़े, आगे भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, ऐसी पॉपुलैरिटी वो प्राप्त करते रहे। उसमें स्थायित्व नहीं है,
वो पानुक के बबूले की तरह जो गायब हो गई, अब कहीं दिखाई नहीं देती। और ऐसी बातों को तूल देकर लोकप्रियता ग्रहण करना मैं तो कम से कम ठीक नहीं समझता, जिससे समाज बटे, भाइयों में लड़ाई हो। मैं ऐसा इसको उचित नहीं मानता। और मेरे खिलाफ आंधी चली तूफान चला सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। चाहे सारे लोग के खिलाफ क्यों नहीं हो जाएं, लेकिन सनातन परंपराओं का अपमान नहीं होना चाहिए, राष्ट्र समाज में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से मैंने काम किया। किरोड़ी जी, आप जनहित के मुद्दों को लेकर सिविल लाइंस में घुस जाते हैं। आप बीजेपी के सांसद हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, सीएम भी आपसे मिलकर आपकी बात को सुनते हैं। जानना ये चाहेंगे कि सियासत क्या है जो आपको सिविल लाइंस में जाने से कभी रोकती नहीं? पुलिस चकमा, देखो ऐसा है कि पुलिस से हम टकराए भी बहुत हैं। मेरे पे एक दर्जन बार लाठीचार्ज हो चुके। एक बार तो ऐसा लाठीचार्ज हुआ मैं मृतप्राय पुलिस छोड़ गई थथी, और उसके लिए मेरे को 2 बार अमेरिका इलाज के लिए जाना पड़ा। उस बीमारी से मैं आज भी परेशान रहता हूँ, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। और मैंने मेरे जीवन में 566 आंदोलन किए हैं और 138 मुकदमे लगे हैं। 138वां अब लगाए आमागढ़ का, और 28 बार गिरफ्तार हुआ हूँ, 17 बार जेल गया हूँ जनहित के मुद्दों के लिए। लेकिन अब हिंसा को कोई स्थान नहीं है। हम 1500 की पुलिस से टकराए, वो ठीक नहीं था। वो युक्ति यही थी कि किसी रास्ते से, और केवल इतना इंटेंशन था कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो जाए, जनता को पता लग जाए, सरकार के अधिकारी, सरकार एक्टिव हो जाए। सरकार एक्टिव हुई। हमारे उस कदम के बाद में सरकार ने वहाँ शिव जी के दर्शन खोले, पूजा हुई, गोलमा पूजा करके आई। उद्देश्य इतना ही होता है। बाकी हम कोई लोकप्रियता करें, क्रेडिट लें, ऐसी कोई बात नहीं होती। और आपको पता है कोरोना में अनाथ बहुत हुए थे। अनाथ को विभिन्न स्टेट्स ने मदद की थी, पैकेज दिया था, हमारी सरकार नहीं दे पाई थी। इसलिए मैं 51 अनाथ लोगों को लेके मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच गया था। और उसका पर्पज इतना ही था कि मुख्यमंत्री और सरकार का, अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना। और पुजारी मामले में क्या था? उसका परिणाम यह हुआ कि मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के जरिए कि राज्य भर के अनाथों को उन्होंने एक पैकेज दे दिया। ठीक है, ये आपने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते तो शायद ध्यान नहीं जाता। लेकिन पुजारी वाले मामले में क्या हुआ जब सिविल लाइंस पे? पुजारी मामले में तो एक बड़ा मामला है। दरअसल में क्या है, एक आंकड़े के अनुसार 30,000 जो बीघा जमीन है अपने राज्य में, उसमें 18,000 बीघा जमीन पर मंदिर मार्ग की जमीनों पे कब्जा है। और ये कब्जा वाला ही पुजारी था। षड्यंत्र के तहत मारा, मर गया, क्या टॉर्चर यातनाएं दी, जो मर गया। तो उसमें भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से उस गांव वालों की सहमति से उस सब को लेके, और उसमें उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले भी मीणा थे। कई बार मेरे चार्ज लगाते हैं जातिवादी है। नहीं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, कोई भी हो। तो वो मीणा थे, मृतक बेचारा पुजारी ब्राह्मण था, तो उसके शव को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से बैठे थे। लेकिन शव के साथ जैसे किया गया, आप रख रहे हो, फिर आप लेके जाते हैं, फिर शव नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा था कि दुर्गति शव के साथ हो। ये गलत नहीं लगा आपको? आपका कहना ठीक है, मैं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरकार नहीं सुने, एक पुजारी जला दिया वहाँ उसमें सपोटरा में, दूसरा जल गया, ये 3 और ऐसी घटनाएं हो गई। और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठे। तो कुछ न कुछ सरकार को बताने के लिए, सरकार को दबाव में लाने के, सरकार का ध्यान आकर्षण करने की दृष्टि से कुछ तो करना ही पड़े। इस दृष्टि से हमने उनको किया। 5 दिन वहाँ रखा, जब नहीं सुनी तो यहाँ लेकर आ गए। लेकिन इसी में डॉक्टर साहब ऐसा कहा जाता है कि पुजारी प्रकरण को लेकर जो सपोर्ट आपको आपकी पार्टी से मिलना चाहिए था, आप सिविल लाइन फाटक पर आए, आपने मूवमेंट किया, आप वहाँ रुके रहे, लेकिन सपोर्ट जिस तरह से मिलना चाहिए था, बड़े नेताओं ने दूरी बना ली पार्टी के कुछ। नहीं, उसमें मैंने पार्टी को विश्वास में लेकर वो कार्यक्रम हाथ में लिया था। नहीं, आपने विश्वास में प्रदेश लिया? अध्यक्ष जी को मैंने कह दिया था मैं ला रहा हूँ, उनका ले आओ। और पार्टी के 5-6 एमएलए, एमपीज और संगठन के सभी लोग वहाँ पर पहुंचे थे धरने में। ऐसी बात नहीं है। 3 दिन तक जो धरना चला सिविल लाइन फाटक पर, पूरी पार्टी जुड़ी उससे। आपका खुद का एक व्यक्तित्व था जिसके कारण वो मुख्यमंत्री ने आपसे बात की? देखो, व्यक्ति पार्टी विचारधारा पार्टी के सामने गौण होता है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, ये बात ठीक है कि मेरे कुछ इस ढंग के काम करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, पर बिना पार्टी के संबल के, बिना पार्टी के समर्थन के ये सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है।
पार्टी जुड़ी, पूरे राज्य में दबाव बना, तो मुख्यमंत्री जी ने बात की और एक पैकेज और एक आश्वासन पूरे दे दिया। सरकार ने कहा है कि हम पूरी मंदिर माफी की जमीन जितनी भी उसकी कमेटी बनाएंगे, एक कानून लाएंगे पंजाब की तर्ज पर, जहाँ गुरुद्वारों की जमीन पर कब्जा हो गया था। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार अगर कोई कमेटी बना के ऐसा कानून लाती है तो ये 18,000 बीघा जमीन मुक्त होगी भूमाफियाओं से। डॉक्टर साहब, आपके सियासी चरित्र को लेकर कई बातें रहती है। आप बैलगाड़ी में कांग्रेस के विधायक के कंधे पर हाथ रख के घूमते हैं, मीणा हाई कोर्ट में जाते हैं, सामाजिक पंचायत करते हैं, और वो विधायक की पत्नी आपकी पार्टी की लीडर के खिलाफ चुनाव लड़ती है लोकसभा का। उसमें तो आप क्या आप डिसिप्लिन बिल्कुल, पार्टी, बिल्कुल कभी आपको पार्टी टोकती नहीं है इन तमाम बातों में? पार्टी टोकती इसीलिए नहीं है कि मीणा समाज के कुछ विधायक जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं जी, वो कहते हैं हम हिंदू नहीं है जी, तो मीणा सत्ताधारी दल के विधायकों से मेरे को बात करनी पड़ी, चाहे वो मुरारी लाल मीणा है, चाहे वो लाखन सिंह मीणा है, चाहे वो PR मीणा है, चाहे प्रसादी लाल जी। उन प्रसादी लाल जी ने बयान दिया भाई हम तो हिंदू हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए सनातनी परंपराएं, हिंदू धर्म बचा रहे और हम हिंदू हैं, इसलिए बैलगाड़ी में एक बैठे थे, उसमें कोई मेरी सोच में उनकी पार्टी कांग्रेस है, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। दौसा जिले में नया नहीं, कोई समीकरण वाली बात नहीं। यही है कि जो कुछ लोग जिनका दिमाग इतना दूषित हो चुका है कि वो अपने आप को हिंदू कहने में ही मना कर रहे हैं, शर्म आ रही है, तो उसी समाज के लोगों को, चाहे वो कांग्रेस में, लेकिन उनको मैंने बात करी, उनको जोड़ा कि भाई चलो बैलगाड़ी में आप नारे लगाओ हम सब हिंदू एक है। तो यही हुआ। बिल्कुल, योगेश जो सवाल कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मीना हाईकोर्ट से कई बार आवाज़ बुलंद होती है कि जैसा विकास पश्चिमी राजस्थान में हुआ वैसा पूर्वी राजस्थान में नहीं हुआ। केंद्र में आपकी सरकार है और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, ईस्टर्न कैनाल को लेकर भी मांग उठती रहती है, और मंत्री भी जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, बिल्कुल आपके ही हैं। ये बात अलग है कि वो पश्चिम राजस्थान से आते हैं, पूर्वी से नहीं आते। विकास को लेकर कहीं ना कहीं इंतजार पूर्वी राजस्थान कर रहा है, श्वेता जी, वजह क्या? श्वेता जी, भारत सरकार ने, मोदी जी ने, गडकरी जी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट पूरी राजस्थान को दिया है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जो अलवर में, दौसा में, सवाई माधोपुर में, कोटा हुआ तो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी देन है, ये लाइफ लाइन है हमारे इलाके के लिए। और ये 75 साल की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। और मोदी जी जब वहाँ मीणा हाई कोर्ट में आए थे सभा करने के लिए, तो मैंने उनको कहा था, उन्होंने ये दिया। लेकिन ये और भी बड़ी लाइफ लाइन है ERC की, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। चंबल का पानी बहकर बेकार जा रहा है वर्षों से, वो आए और जाते जाते वसुंधरा जी ने 13 जिलों की प्लानिंग बनाई थी, योजना बनाई थी, जो भारत सरकार को भेजी है। अब इसमें एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। मैं इसका पक्षधर हूं कि वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित होनी चाहिए, क्योंकि अकेले राज्य सरकार के बस की बात नहीं है 37,000 करोड़ रुपए लगाना। मैं राज्य सरकार के इस मांग के साथ हूं कि वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित होनी चाहिए। लेकिन मैं साथ में गहलोत साहब से ये कहना चाहूंगा कि कोरी राजनीति मत करो। चंबल के पानी में मध्य प्रदेश का शेयर भी है। कमलनाथ वहां जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने गहलोत साहब को बार बार कहा कि ये समझौता करके भेजो, को शेयर है चंबल के पानी का। तो जब तक 2 स्टेट का राजीनामा सुलह समझौता भारत सरकार को नहीं जाएगा, तब तक वो केंद्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती। यानी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है क्या कि तुरंत तो मैं नहीं गंभीरता कह से? सकता सीरियसली, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि समझौता जरूरी है, क्योंकि शेयर मध्य प्रदेश का भी है। हम भेज देंगे तो टर्न डाउन हो जाएगा, नेशनल प्रोजेक्ट नहीं घोषित होगा। तो समझौता भेजें, फॉर्मेट जो भारत सरकार ने मांगा है उसको भर के राज्य सरकार भेजे। और एक चीज़ और है इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा दौसा है, भरतपुर है, अलवर है, धौलपुर है, इवन राजस्थान, ये अपना जो जयपुर जिला है, इसका बहुत सारा हिस्सा उसमें जुड़ने से रह गया। तो मैंने गहलोत साहब को पत्र लिखा है कि भाई जो इलाका हमारा रह गया है उसको जोड़ते हुए आप दोबारा प्रोजेक्ट का रीएस्टिमेट भेजें, तो ताकि, और हम ये दोनों राज्यों का समझौता भेजें, सहमति, ताकि हम भारत सरकार में इसको परसू करेंगे, प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी को मैंने बात भी कर ली है, और बात ये करिए कि साहब आप एक मेरे को कार्यक्रम दो बहुत बड़ा, 4-6 लाख में इकट्ठा करूँगा, और हम इस लाइफ लाइन के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको दिल्ली जाना चाहिए ना? दिल्ली तो मैं जा रहा हूँ, दिल्ली में तो मैंने उठाया, क्यों आप सांसद? तो यही जवाब आया है। दिल्ली केंद्र सरकार का मैं लेके नहीं आया, पता नहीं आपसे मेरे से क्वेश्चन करेंगे।
ये जवाब आया कि ये इंटरेस्टेड वो जो सहमति गवर्नमेंट राजस्थान की भेजे और जो फॉर्मेट हमने इनको दिया है उसको कंप्लीट। ये कोई पॉलिटिक्स है इस पूरे मामले में? कोई ना कोई गतिरोध पैदा हो रहा है? इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट और एक तरह से पूरा वो ईस्टर्न राजस्थान जूझ रहा है पानी से। प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे थे तो उनकी जानकारी में हमने ERC भी डाली थी, वसुंधरा जी ने डाली थी, तो उन्होंने कहा मैं इसका परीक्षण कराऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दूंगा। सवाल एक अहम ये कि मीणा हाईकोर्ट शब्द क्या उचित है? कई बार इसको लेकर सवाल भी उठता है, क्या आपको लगता है ये उचित है? ये तो चल गया, उचित नहीं होना चाहिए। समाज का दबाव ऐसा पड़ा, पता नहीं कैसे कानून को तोड़ा मरोड़ा, हाईकोर्ट नहीं जाने पड़ा और पुलिस कलेक्टर SP ने जाके 50,000 की भीड़ में, जिसमें 15,000 महिलाएं भी थी, उन 14 पटेलों को थमा दिया। जब से नाम हाईकोर्ट पड़ गया उसका, भाई हाईकोर्ट में जो न्याय मिलता जनता के हाईकोर्ट में मिल गया, इसलिए हाईकोर्ट नाम पड़ा है उसका। शब्द भी आप तो मानते ना कि उचित नहीं है, या आपको लगता है कि अब जो चल रहा है वो बदस्तूर जारी है, सबकी आदत में तो क्या है कि वो नाम पड़ ही गया, तो गूगल में भी हाईकोर्ट लिखा हुआ है। और जो गहलोत साहब ने बजट भाषण दिया है ना, उसमें नांगल रजावतान जो महाविद्यालय की है, नांगल रजावतान मीणा हाईकोर्ट विद्यालय घोषित की जाती है, तो बजट में भी है, तो हम पे रुकेगा क्या? किरोड़ जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, अब आज आप एनकाउंटर में हैं तो हम ऐसे बिना सवाल के जवाब लिए जाने भी आपको नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है एनकाउंटर में। हमारे साथ खास मेहमान राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी लगातार बने हुए हैं और ये एनकाउंटर भी। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हाईकोर्ट होता है, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय का कोई स्थान नहीं ले सकता। पर चूंकि वो फैसला जनता ने किया था, जनता की अदालत में होता है, इसलिए वैसे उसका नाम प्रचलन में आ गया, वो हाईकोर्ट नहीं हो सकता। कांग्रेस मानती है किरोड़ी जी कि बीजेपी में 10 CM फेस हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी ये बात कह चुके हैं, तो क्या आप भी उन 10 में से एक चेहरे हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं मानते आप अपने आप को? नहीं, देखो हर कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं उस रेस से बाहर हूँ। उस रेस में आप नहीं मानते, लेकिन रेस तो चल रही है इन चेहरों की जो आए दिन बयान आते रहते हैं। दूसरे हैं कार्यकर्ता बहुत आगे, नई पीढ़ी है, वो तो पार्टी हाईकमान तय करता है, लेकिन अच्छा है नए लोग, पोटेंशियल लोग, ज्यादा कंपटीशन अंदर ही हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, पूर्व से लेकर दक्षिण तक, साउथ राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान और भी कई इलाके हैं, ट्राइबल सब तरफ है, रिजर्व सीटें हों और ओपन सीट से भी, जनरल सीट से भी चुनाव ट्राइबल जीतते रहे, तो क्यों नहीं आदिवासी मुख्यमंत्री हो? 13.5% ट्राइबल है, क्यों नहीं हो आदिवासी? राजस्थान में 13.5%। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मोदी जी ने नया मंत्रिमंडल बनाया, नए लोगों को लिया, राजस्थान से कोई ट्राइबल फेस को नहीं लिया। आप जैसा सशक्त चेहरा है संसद में, वो नहीं तो लिया। पार्टी का और मोदी जी का निर्णय है, पर शायद मेरे को इसलिए नहीं लिया होगा कि ढलती उम्र में अब कोई नए आदमी। आप आमागढ़ चढ़ रहे हो, ढलती लंबी रेस के घोड़े, आप ढलती उम्र में आमागढ़ चढ़ गए। वो मेरी प्रबल इच्छा शक्ति संकल्प का परिणाम है। मैं तो अब भी चढ़ सकता हूँ और भी चढ़ूंगा। अभी तो मैंने मीणा हाईकोर्ट में घोषणा कर दी, अभी तो बहुत सरकार को इधर से उधर घुमाऊंगा। अभी मैं 21 तारीख को तिरंगा यात्रा निकाल रहा हूँ, जो लाल सोट के रामगढ़ पचवाड़ा से करीबन 50 किलोमीटर दूर खोगंग में हम जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे। जुनून है, जज्बा है। वो तो आपकी उस यात्रा को लेकर कई सवाल है। एक समुदाय विशेष ने भी कॉल किया है धरने का, उस मामले को वो लोकतंत्र में अधिकार है उनका, लेकिन हम किसी समाज के विरोध में नहीं जा रहे। हम तो अगस्त में अगस्त क्रांति हुई थी, तो एक तिरंगा उसमें खोगंग में फहरा दें, क्योंकि वहाँ एक शासक हुआ था जिसने राष्ट्र के सम्मान की, समाज की लड़ाई लड़ी थी, तो उस दृष्टि से आ रहे हैं। हम उनका विरोध करने के लिए नहीं आ रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर कहते हैं कि वसुंधरा राजे नेता हैं और रहेंगी, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? मैं तो पहले ही कह रहा था, राठौर साहब ने कह दिया, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। वसुंधरा जी नेता थी, क्योंकि वो हमारी 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, प्रतिपक्ष का नेता रही हैं, 6 बार सांसद रही हैं, एक बड़ा जनाधार है, सारे राजस्थान के चप्पे चप्पे को घूमा हुआ है। मैं तो वसुंधरा जी ने मेरे को खूब रौंदा, लेकिन रौंदने के बाद भी ये तो वास्तविकता है कि वो लीडर है। और आज के वक्त में कोई नाराजगी आपकी वसुंधरा राजे से? नाराजगी या पुरानी बातें पीछे छूट? नहीं, नाराजगी बात एक अलग है।
अरे वास्तविकता धरातल पे क्या ही अलग है। ये वास्तविकता है कि वो लीडर थी, इसमें कौन मना कर सकता है। और धरातल पर क्या है? उनका धरातल पे तो वो पूरे राज्य में चप्पे चप्पे पर उनकी जानकारी है, सच्चाई है। श्वेता जो पूछ रही है, डॉक्टर साहब सीधा सवाल है कि आप वसुंधरा राजे के साथ है या नहीं है। एक सीधा सवाल ये है, क्या उन्हें सीएम फेज बनाया जा चाहिए? देखो ऐसा है, मैं पार्टी का स्ट्रांग विचारधारा वाला आदमी हूँ। पार्टी से बाहर होने के बाद भी मैंने विचारधारा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए मैं विचारधारा के साथ हूँ। कोई निर्णय करेगा वसुंधरा जी के लिए तो वसुंधरा जी के साथ हूँ, और हमारे 8-10 और नए एस्पिरेंट्स से मुख्यमंत्री के उनकी करेगा तो उनके साथ। लेकिन ये सवाल है, पोस्टर राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। वसुंधरा जी कहती है कि मैं लोगों के दिलों में रहती हूँ, पोस्टर से कोई नेता नहीं बनता। ये बात गुलाब चंद कटारिया भी कहते हैं। आप क्या सोचते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, ये बात दोनों का, जो गुलाब जी कहें चाहे वसुंधरा जी कहें, झंडे पोस्टर लगाने से कोई नेता नहीं बन जाता। नेता तो हृदय पर राज करता है ना। अब हम अगर चढ़े तो आप जैसे हृदय में भी हम छा गए तो आपने हमको बड़ा मीडिया में हाइप दी, हम एक समस्या का समाधान हुआ। तो ये तो दिल पे राज करने वाली बात है। तो वसुंधरा जी के लोगों के दिल पे राज करती हैं। गुलाब जी पुराने आदमी जिन्होंने अपना इतना जीवन दे दिया, तो मेरी समझ में पोस्टर पे फोटो लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी में जो जंग चल रही है ये खत्म आखिर कब होगी, और जंग क्या इस जंग से नुकसान होगा? वो आप भी जान रहे हैं, आप इस रेस में नहीं है, लेकिन आपने भी कहा कि हैं चेहरे। नहीं, जंग मीडिया क्रिएटेड जंग है। बाकी चेहरे तो ठीक है, नए मुख्यमंत्री बनने वाले, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री आएगा। लेकिन आपस की जंग नहीं है। जंग देखो, हम वसुंधरा जी के पक्ष में बोले, गुलाब जी भी बोल गए, राठौड़ साहब भी बोल गए, तो सब एक ही बोल गए। ये तो फलाद जी भी बोल गए, गुंजल साहब। तो ये और हम तो वसुंधरा जी क्या, मैं तो गुलाब जी के पक्ष में भी बोला हूँ कुछ दिन पहले, गजेंद्र जी के पक्ष में बोला हूँ, बड़ला जी के पक्ष में बोला हूँ। हम तो मतलब ऐसा मीडिया द्वारा क्रिएट किया हुआ लगता है मेरे को। तो हमारा आपस में कोई जंग है नहीं। पार्टी जंग तो कांग्रेस में है, और कांग्रेस बोलती है बीजेपी में। ना बड़ा जबरदस्त शीत युद्ध है। आप ये मानते हैं कि जो जंग है वो कांग्रेस में है, बीजेपी में सब कुछ समान है, सब एक साथ है, कोई रेस नहीं, ये मान लीजिए? ना, ऐसा नहीं है। बीजेपी में जंग हल्की फुल्की होगी, बिना जंग के तो काम चलता ही नहीं। मैं ये नहीं कहता पूरी तरह से नकार दिया जाए, बीजेपी में नहीं होता ये पद के लिए भाग दौड़ तो छोटा मोटा। पूर्वी राजस्थान में जो पिछला विधानसभा चुनाव था, गुर्जर मीणा वोट साझा तौर पर एक साथ आए थे, इसका असर पड़ा। कांग्रेस को सीटें बहुत अधिक मिली, और ये कहा भी गया कि सचिन पायलट ने इसको लेकर एक उनकी टीम ने रणनीति बनाई थी, और जिसका लाभ कांग्रेस को वहाँ पर हुआ। आप बीजेपी के नेता हैं और पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े नेता आप कहे जाते हैं, खासतौर से अपने समाज के भी और पार्टी की भी। कैसे सचिन पायलट की इस रणनीति को आप भेद पाएंगे? क्योंकि नहीं, देखो ऐसा है, मैं तो लास्ट में पार्टी ज्वाइन की थी, कोई मेरी पुरानी, मैं 4 साल से तो मैं बाहर था। आप किताब में थे? हाँ, किताब में था मैं। और पायलट साहब को इसलिए लोगों ने वोट दे दिया कि मुख्यमंत्री बनेंगे, पूर्वी राजस्थान में कुछ मिलेगा, मीणा गुर्जर का भाईचारा बढ़ेगा। तो न तो मुख्यमंत्री बने, ना कोई वो हुआ, सब लोग निराश हैं पूर्वी राजस्थान में। लेकिन आपके परिवार की सियासत को लेकर एक सवाल है। आपने पत्नी गोलमा और भतीजे राजेंद्र को चुनाव लड़ाया, लेकिन अपने लक्ष्मण समान भाई जगमोहन मीणा को अब तक नंबर नहीं आया। इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या अब वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? कितना सपोर्ट है आपका? उनका फैसला है, वो क्या करेंगे। पर वो जो है, एकलव्य तो अंगूठे को देता ही आया है, ये हमारी संस्कृति रही है। लक्ष्मण तो त्याग करता ही आया भाई राम के लिए, तो त्याग भाव से वो मेरा साथ दे रहे हैं। ये मेरी किस्मत है, वरना घरों में तो लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। मेरे को अपनी खुशी से इसका, हाँ, मेरा इसको गर्व है मेरे भाई पे, छोटे पे, कि उसने बहुत समर्पण किया, कोई भाई नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी एक मन में टीस रहती, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, लंबे समय तक वो आपके साथ रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा मैंने असेस किया है, वो कोई राजनीतिक इच्छाएं नहीं है। वो तो ठीक है, कुछ मेरी लापरवाही, मेरे गलत निर्णयों के कारण वो इस राजनीति के दलदल में फंस गया। पर इसका मेरे को दुख है कि मैं उनके समर्पण के बराबर तुच्छ भी नहीं दे पाया उस व्यक्ति को। बीजेपी की भावी चुनावी रणनीति के मद्देनज़र आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह
मद्देनज़र जो अभी हालात चल रहे हैं, वर्तमान प्रदेश का जो नेतृत्व है, क्या वो सटीक है? क्या वो साथ सकता प्रदेश है अगला नेतृत्व चुनाव पर को लेकर? किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, न लगाना चाहता। लेकिन मैं एक शिकायत आपके चैनल के जरिए करना चाहूँगा कि सरकार की, राज्य सरकार की विफलताएं बहुत हैं। सरकार की नीतियों पर, विफलताओं पर, विकासहीनता पर आक्रामक तरीके से सड़क पर पार्टी को जो उतरना चाहिए, पार्टी नहीं उतर रही। इस बात का मेरे को रंज है। अभी राज्यसभा की कार्यवाही हमने देखी, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद हैं। जिस तरह की तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिली, इस बार वो तस्वीरें देखने को मिली। जो मुद्दे उठा रहे हैं विपक्ष, किसान, कृषि कानून को लेकर खासतौर से, आपको नहीं लगता ये मुद्दे जायज हैं, इस पर बातचीत होनी चाहिए? विकास के मुद्दे, किसानों का मुद्दा जायज है, और उस पर मैंने भी शॉर्ट नोटिस दिया था। 1 दर्जन विधायकों ने, रमेश जयराम जी भी उसमें शामिल थे। तो कांग्रेस प्रतिपक्ष के लोगों ने तय कर लिया था कि वॉश आउट करना पूरे सेशन को, चलने नहीं देना है, चलने ही नहीं देना है। ऐसा संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। मैंने तो 40 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा हिंसक, ऐसा मर्यादाहीन व्यवहार कहीं भी कभी भी नहीं देखा। होना नहीं चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। वो तो सरेआम प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने लोकतंत्र की हत्या उस दिन सदन में की थी, जो बर्दाश्त काबिल नहीं है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? वो अब पूर्वी राजस्थान में भी आना चाह रही है अगले चुनाव में? आए, शुभकामनाएं मेरी। लेकिन दरअसल में यहाँ थर्ड फोर्स का कोई इसको, मेरे को तो लगता नहीं। मैंने करके देख लिया, कोशिश करके देख चुके हैं, बिल्कुल यहाँ सफल नहीं है। बाइपोलर पॉलिटिक्स है, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, मानसिकता ही यहाँ के लोगों की सफल नहीं हो गया अगर थर्ड फ्रंट कोई मेरे भी को तो तैयार। लगता नहीं। कोई ज़्यादा मेहनत करे, कोई दिन अच्छा आ जाए तो, पर मेरे को लगता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब और भी लंबी बातें करना चाह रहे हैं और हमारे पास भी सवाल बहुत है, लेकिन समय की नज़ाकत है और एक नई शख्सियत के साथ फिर से आपके सामने हम रूबरू होंगे। मैं और श्वेता मिश्रा विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।